नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 के लिए CBSE के स्टूडेंट्स के लिए जो रिवीजन के लेक्चर्स है। एक लेक्चर मैंने अपलोड एक दिन पहले किया था, तो आज के लेक्चर में हम बाकी के जो लेसन है, आज के लेक्चर में हम 3 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड अप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस वीडियो। बहुत सारा अच्छा कमेंट्स और प्यार मिला है, आगे भी ऐसा रहेगा इसकी मैं आशा करता हूँ। तो हम आज के 1 या 1.5 घंटे की वीडियो में 3 चैप्टर की प्रॉपर रिवीजन लेंगे, जो आपके आने वाले 10 तारीख के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सके। और जितने भी आपके क्वेश्चंस PYQ में पूछे हैं, जो तरीका है पूछने का, उसको हम एनालाइज करके कौन से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बट कंसेप्ट हम आज क्लियर करके आज 3 चैप्टर के कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे। ओके, सो वेलकम वंस अगेन, आपका स्वागत है फिर से एक बार। और हम आज पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चैप्टर आज प्रॉपरली कवर करने वाले हैं। सो ध्यान देना है, प्रॉपरली आपको लेक्चर में मिस करना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है यहाँ पर इस आज के लिए पॉलिनोमियल्स हम ले रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। तो जनरली उस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जो होता है 6 मार्क्स 5 to 6 मार्क्स के लिए आते हैं, सभी चैप्टर 5 मतलब पूरा अलजेब्रा का सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स के लिए है। तो चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। सो देखो पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है। पॉलिनोमियल्स के वर्ड में ही दिया है पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मतलब मोर terms, any algebraic expression it contains more terms or more than 3 terms, then such expression is called as the polynomial. Previous standards we already studied what is meant by polynomial in 9th standard। हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज डेराइव किए हैं, हमने लास्ट ईयर बहुत सारे पढ़ा है। तो जनरली इसमें क्या पढ़ना है, इसके अभी इस क्लास में इसके आगे का हमको पढ़ना था, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा मोर देन 3 टर्म्स होता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके आगे अभी फॉर एग्जाम्पल एनी पॉलिनोमियल, फॉर सपोज पॉलिनोमियल इन x, आपको पता है कि अगर पॉलिनोमियल x में अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, देयर आर सम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर। पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय द p ऑफ x सच दैट x प्लस b अगर ऐसा है तो आपका ये कौन सा पॉलिनोमियल, ए टाइप में हम आगे जाएंगे कौन से इसके टाइप है, but it is any algebraic expression in more than 2 or 3 terms, it is known as the polynomials. Okay, so there are certain types of polynomials, that is the linear polynomial, quadratic polynomial and the cubic polynomial. linear polynomial किसको बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में देखा है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो जाता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन। सो हियर पॉलिनोमियल में क्या है, एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, एक इसका लिखा है लीनियर का लिखा है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जो द डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल मस्ट बी 1, ए एंड बी आर द कांस्टेंट टर्म्स। ए को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, बी को कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आपका पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट कैन बी रिटन इन दिस वे, x² प्लस bx प्लस c। ओके, सो इसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक। इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं कि इसका हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो 2 होता है। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द डिग्री हाईएस्ट डिग्री इज 2, देन इट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल p ऑफ x, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इट इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स आर देयर। हम ऐसे n तक लिख सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको 3 ही पढ़ना है, बेसिकली 2 ही पढ़ना है। तीसरे के बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो पॉलिनोमियल में 3 टाइप होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इसके नाम क्यों पड़े हैं? बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 इन द लीनियर। क्वाड्रेटिक में इसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि वेरीफाई दैट विच इज़ द क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सभी को पता होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। अभी ये तो हो गया अलजेब्राइकली हमको इसका रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा होता है कि ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। ग्राफिकली क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है।
तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में हम ग्राफ बनाते हैं लीनियर का, मतलब जिसका ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसका डिग्री 1 होता है, वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, ठीक है। तो लीनियर का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, एक जगह पे कट करेगा, ठीक है। तो एक कोई भी आप लाइन बनाओ, कोई भी इक्वेशन ले लो, उसी वो जो लाइन होती है एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं कि वो इसका ग्राफिकली वो जीरो होता है यहाँ पर। इसको हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले कि हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने जीरोज हो सकते हैं और जीरो क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा है। अभी अगर जीरो क्या होता है इसके यहाँ पर हम बोलेंगे, ऐसे जीरो का मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं ये बता देता हूँ व्हाट इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमको ये पढ़ना है, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब x की ऐसी वैल्यू आपको लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या इक्वल टू जीरो करे। आपको ऐसे कौन सी वैल्यू देने तक ये सभी एक्सप्रेशन आपका जीरो बन जाता है, तभी हम उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कितने जीरो होते हैं डिपेंड्स ऑन द डिग्री। ये आपको याद कैसे रहना कि कोई भी इक्वेशन को कितने डिग्रीज या कितने डिग्री है उसके ऊपर उसका जीरो होता है। तो इसका जीरो क्या है, इसका ये लीनियर इक्वेशन के लिए उसका एक ही जीरो होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका पावर 2 है इसलिए उसके 2 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, इसलिए इसके 3 जीरोज है। तो आपको याद रखना है इसके 3 जीरोज है, 2 जीरोज है, 1 जीरोज है। ये हो गया अलजेब्रा के लिए। अभी ग्राफिकली कैसे पता करेंगे कि वो 1 जीरो 2 जीरो कैसा है, तो बहुत सिंपल है। जो भी आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट कर देता है या एनी लाइन और एनी इक्वेशन और एनी equation of any polynomial is which is intersecting at the x axis at how many points, then that is called as the graphically representation of that particular graph. So यहाँ पर एक पर्टिकुलर इक्वेशन, सो ये लीनियर के लिए हमने बनाया है जहाँ पर एक इक्वेशन सपोज दिया है, एक्स प्लस भी दिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 5 ऐसा पी ऑफ एक्स आपको पॉलिनोमियल इन एक्स दिया है, तो आप 2x प्लस इसको ड्रॉ करो तो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो यहाँ पर कट करेगा। जहाँ पर जितने कट लगाते होते हैं वो इसके कितने हैं, 1 जीरो है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसके कितने जीरो है, 1 जीरोज है। जीरोज मतलब क्या होता है हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। जीरो मतलब ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे या उसको जीरो कर सके उस इक्वेशन को जहाँ पर पुट करने के बाद, ठीक है। तो ये लीनियर है इसलिए स्ट्रेट लाइन होता है, एक ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिलता है आपको लीनियर पॉलिनोमियल में। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा होता नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको 2 टाइप के ग्राफ मिलते हैं और वो ग्राफ जो होते हैं वो हाइपरबोला पैराबोला होता है, सॉरी हाइपरबोला नहीं होता है। तो जो ग्राफ होता है ये सपोज ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। यहाँ पर 2-3 टाइप के आपको ग्राफ मिलते हैं। एक होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, जैसे कि ये आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था कि कौन से पॉलिनोमियल पे कितने जीरो होते हैं, ये डिपेंड होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करता है या इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर लीनियर के लिए एक होगा इसलिए 1 जीरो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ऐसे आता है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और उसके जितने भी पावर रहेंगे उसके ग्राफ क्या करेंगे, ऐसे कर्वी लीनियर होते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर ये सब ऐसे कर्व मिलते हैं आपको, कर्व नेचर में होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, ऐसे कर्व आपको आगे जाके सभी मिलेंगे। ओनली लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका पावर 2 है इसलिए क्या होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको ग्राफिकली अगर पूछा गया क्वेश्चन तो कितने जीरोज है ग्राफिकली, आपको क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे 2-4 डायग्राम दिया होता है कि और आइडेंटिफाई करो विच इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जितना एक्स एक्सिस को कट किया है, जितना एक्स एक्सिस को कट किया है उसके उतने कितने जीरोज है। सो नंबर ऑफ जीरोज इन दिस केस कितने हैं, 2 जीरोज है। तो 2 जीरो यहाँ पर मिलते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के आपको कितने जीरोज होते हैं। 2-3 चीज़ों के होते हैं। क्वाड्रेटिक केसेस 3 हो सकते हैं। देखो ये केस 1 है, इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो वो कैसे इक्वेशन को वैल्यू देना है ये सबको आता है, मतलब ये टेबल बनाना है, उसमें एक्स और एक्स को वैल्यू देना है तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलेगा। ये बहुत सिंपल है प्लॉटिंग करने के लिए। पॉइंट्स प्लॉटिंग आपके लिए यहाँ इस चैप्टर में नहीं है, खाली आपको आइडेंटिफाई करने की कौन सा ग्राफ कितना इंटरसेक्ट करेगा, कितने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। अपवर्ड
ओपनिंग पैराबोला। पैराबोला का सिंबल इसलिए अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। इसका जो ओपन, ये जो माउथ है ऊपर की तरफ ओपन है। दूसरे केस में क्या होता है कि वो डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर बोलते हैं कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये डाउनवर्ड की नीचे की तरफ उसका जो फेस है ओपन हो रहा है। अगर डाउनवर्ड भी हो रहा है तो यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए यहाँ पर भी जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, देयर आर 2 zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा केस बहुत बार आता है कि तीसरा केस इसमें ये जो आपका पैराबोला है, ये जो पैराबोला है क्या करता है, कभी कभी एक्स एक्सिस को खाली टच करता है और जाता है, टच करता है और जाता है। तो यहाँ पर ये जो केसेस में आपको जीरोज मिलते हैं, अलग अलग जीरोज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 ही जीरो मिलते हैं, लेकिन सेम जीरो, टू इक्वल जीरोज आपको यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर 2 अनइक्वल जीरोज मिलते हैं इस केसेस में। तो ऐसा अगर आपको ग्राफ आता है तो आपको आंसर क्या लिखना है कि 2 इक्वल जीरोज, 2 इक्वल जीरोज। यहाँ पर क्या होगा, 2 अनइक्वल जीरोज, अनइक्वल जीरोज, बिकॉज यहाँ पर अलग वैल्यू है, यहाँ पर अलग वैल्यू है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट यहाँ पर हुआ है। इस केस में यहाँ पर इंटरसेक्ट अलग अलग 2 इक्वल जीरोज होते हैं। और एक केस बनता है, और एक केस इसका होता है जो मतलब कोई भी यहाँ पर क्या होता है, जो पैराबोला बनता है, अगर हम प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पे तो ऐसा ही होता है, खाली यू शेप का होता है या ऐसे होता है, मतलब वो क्या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता, देयरफॉर इट हैज़ नो जीरोज, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। दीज 3 डायग्राम्स, इट हैज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट हैज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 2 इक्वल जीरोज, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 2 अनइक्वल जीरोज, दैट इज called as the upward opening, it is a downward opening parabola। ये बेसिकली पिछले 2-4 मतलब देखा है मैंने कि ये 4 ऐसे ऑप्शन देते हैं और 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आता है कि उसमें से आइडेंटिफाई करो कि कैसे है, ठीक है। मतलब इसका आपको आंसर पूछते हैं कि क्वाड्रेटिक का कैसा है। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप सभी को समझ में आ गया है। अभी इसका दूसरा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आपको पूछा जाता है कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, मतलब ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका कितने जीरोज आने वाले हैं, ये आपको पूछा जाएगा। 100% क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपको छोड़ना नहीं है, बहुत बेसिकली क्वेश्चन है। आई होप दैट आप सभी एग्जाम में प्रॉपरली इसको करेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दे दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो हो गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन। अभी देख क्यूबिक का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर दोनों भी है, एंड हमने ग्राफ पेपर पे निकालना है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि जितने जीरोज होंगे, जितना डिग्री होगा उसके उतने जीरोज है, उतनी बार उसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस को क्यूबिक है, इसलिए इसका ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो एक्स एक्सिस को 3 बार वो इंटरसेक्ट करेगा, 3 बार। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो जो भी कर्व आपका बनेगा क्यूबिक के लिए वो यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट होने वाला है, 3 बार। अगर ऐसा है तभी वो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। सो ऐसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत सिंपल है, मतलब क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक पार्ट। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि आगे क्या क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। तो आपको आगे जो होता है जीरोज फाइंड करने के लिए बोलेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द। अभी हम लिनियर और क्यूबिक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने के लिए एक हमारे जो बोर्ड है उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार बार हमको पूछा जाता है। तो वी नो दैट द स्टैंडर्ड जो आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इसके अगर जीरोज है, इसको जनरली जीरोज अल्फा और बीटा हम बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरोज है। इन जनरल हम अल्फा और बीटा को बोलते हैं। अभी कोई भी इक्वेशन आपके पास दे दो तो आपको ये जीरोज फाइंड करना होता है। जीरोज मतलब ऐसे जीरोज, आपको क्वाड्रेटिक है इसलिए आपको 2 जीरोज मिलते हैं, ठीक है। डिग्री 2 है इसलिए आपको क्या मिलेगा, 2 जीरोज मिलेगा। इन जनरल हम अल्फा एंड बीटा उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं।
क्वेश्चन आता है कि फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट एंड उसका जो ये होता है कि उसका रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। अभी रिलेशन फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट्स क्या क्या है यहाँ पर, ए कोएफिशिएंट है, बी एंड सी, ए बी सी। ए कोएफिशिएंट किसका है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए बी किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। तो एक्स स्क्वायर, अगर कोई भी आपको ऐसा इक्वेशन आता है, फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल आपको दिया है, और वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसा बोला है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 101% क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। तो उसके लिए आपको एक बेसिक मेथड आना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, ठीक है। कोई भी इक्वेशन देते हैं तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए। जनरली वो भी है और दूसरा भी मेथड है। जनरली आप लोगों को पता है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है जनरली। अभी वो कैसे आया अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर रूट दिया है अल्फा एंड बीटा आर द, इन जनरल देयर आर 2 रूट्स आर देयर। सम ऑफ द रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, सम किया है दोनों रूट्स का अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या बनता है, इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। मतलब माइनस बी क्या है आपका, ए माइनस बी, एक्स का कोएफिशिएंट है, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इन जनरल क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ऐसा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म। ये फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता है तो याद करो। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स के लिए फॉर्मूला है। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, सॉरी मैंने गलत लिखा है। बी मतलब क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर एक्स है, एंड यहाँ पर ए का मतलब होता है कि वो ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, यहाँ पर है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है यहाँ पर दिया है, उसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, मतलब ये अल्फा एंड बीटा रूट्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू, तो इसका अल्फा इंटू बीटा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आपका है सी बाई ए। मतलब यहाँ पर होता है कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इसका फॉर्मूला है। दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको सी अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कांस्टेंट, सॉरी रूट्स यहाँ पर वर्ड नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ दी जीरोज यहाँ पर हम वर्ड करेंगे, बिकॉज अल्फा एंड बीटा वी कंसिडर एज अ जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसको रूट्स बोलते हैं, जीरोज को ही रूट्स बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, सॉरी जीरोज बोलेंगे। सो दिस फॉर्मूला वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इफ द फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का मतलब है अल्फा एंड बीटा आपको फाइंड करना है। अभी अल्फा एंड बीटा की जगह अगर मैंने इक्वेशन दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। मतलब वेरीफाई करने के लिए आपको बोला है कि ये सच है क्या नहीं है। इसलिए आपको अभी डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यहाँ पर डाल नहीं सकते कि माइनस बी अपॉन ए, ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फा एंड बीटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड, एंड दैट अल्फा एंड बीटा आपको फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सा मेथड है, वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है। मतलब ये मिडल टर्म स्प्लिट करने का आपका मेथड है, उसको फैक्टर, अपने लास्ट ईयर भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने सीखा है, फैक्टराइजेशन करना आपको होता है। तो इस केस में आपको फैक्टर्स इसके निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि लेट हम पी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो मान करके चलेंगे, बिकॉज हम जीरोज यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अभी 0 हमारे लिए क्या है, x है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, इसलिए टू टाइम्स एक्स मिलेगा, इसलिए उसको अल्फा और बीटा ऐसे बोला जाता है, क्लियर।
तो यहाँ पर अभी 6 इसका मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म आपका 5x है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 और 3 टू जा क्या होगा 6 होगा, मतलब 6 को स्प्लिट करना है 3 और 2, 3 टू जा 6 आएगा 3x प्लस 2x, ओके, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर x इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द रूट्स, इट्स वेरी इजी। x प्लस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए लिखना जरूरी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -3 होगा और x इज इक्वल टू -2 होगा। सो दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको 2 मिला है। सो नाउ हमने अभी लेट अल्फा और बीटा आपको किसको कंसिडर करना है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। अल्फा आपका -3 है, बीटा आपका -2 है। तो पहले आपको इस मेथड से करना है, उसके बाद सम ऑफ द रूट्स करना है, ठीक है। नॉर्मली सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये आपका -3 प्लस -2 आएगा। तो -3 प्लस -2 कितना आता है, -5 आता है। तो आपको ये बाद में वेरीफाई करना है कि ए फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिए है सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये आपको वेरीफाई करना है। और उसके बाद में क्या करना है, डायरेक्ट एक सेपरेट साइड में लेके आप दूसरा कोएफिशिएंट के साथ उसको कंपेयर करके करना है। अगर दोनों भी सेम आते हैं, सम ऑफ द जीरोस हमने जो निकाले उसी मेथड से और इसी मेथड से अगर सेम आते हैं तो इट्स वेरीफाई हो गया। अगर इक्वल नहीं है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इसका वैल्यू इसके साथ इक्वल नहीं है तो आपके वो जीरोज नहीं है, ठीक है। अगर हमने अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर किया है और इस फॉर्मूले से किया है तो दोनों भी सेम होना चाहिए। तो हो सकते हैं जैसे कि इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, देखो चेक करो यहाँ पर। तो यहाँ पर है आपका फॉर्मूला। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो इसका आता है -3 प्लस -2 आता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -5 आंसर आ गया, -5 आना चाहिए। तो अभी अगर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बी इक्वल टू -b अपॉन ए। तो आपके पास यहाँ पर है, देखो फॉर्मूला क्या है आपका, -b कितना है, b 5 है इज इक्वल टू -5, ए कितना है 1 है, दैट इज इक्वल टू -5। देखो वेरीफाई हो गया, -5 एंड -5 आपका इक्वल आ गया। सो इस केस में ऐसे आपको करना है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्म होते हैं और 101% एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको इसको मिस करना नहीं है। also दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये जो हमारे बोर्ड का फेवरेट है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो प्रीवियसली यहाँ पर पूछा है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक 1 0 देते हैं आपको, इफ द 1 0 इज गिवन, एंड उसमें k का वैल्यू होता है, k फाइंड करना होता है, या कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि इफ़ 1 0 is the reciprocal of the other 0 of the polynomial then find the value of k, ठीक है। एक पीछे ये पी वाई क्यों पूछा है, ये आने की चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन आते ही है। एक कोएफिशिएंट का और एक वेरिएबल, ये 1 0 दूसरे का रेसिप्रोकल वगैरह है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं। तो मैं आपको एक एटलीस्ट एक हम लेते हैं, उसके बाद में बाकी आप लोग करेंगे, आपने प्रैक्टिस किया है आई नो दैट, बट एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेना जरूरी है यहाँ पर। सो 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 6x स्क्वेयर प्लस 37x, 6x स्क्वेयर प्लस 37x माइनस आपको दिया है k -2 k इंटू ब्रैकेट दिए शायद, इंटू ब्रैकेट k -2 इंटू ब्रैकेट ऐसा दिया है k -2। तो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा बोला है। तो आपको वैल्यू ऑफ द k फाइंड करने के लिए बोला है, तो बहुत सिंपल है। देखो पहले आपको क्या करना होता है, पहले तो आप प्रोडक्ट ऑफ, देखो इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका हो गया। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ए का, बी का, सी का वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। सो एक 0 दूसरा का सपोज लेट, यहाँ पर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 1 0 लेट 1 0 हम बीटा बोलते हैं कि इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर,
ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, मतलब इसका मतलब मैथमेटिक्स में क्या हो गया, मतलब बीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। क्लियर, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है कि बीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, अगर इसको हमको यहाँ पर लेके आए तो अल्फा बीटा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो कंडीशन दिया है उसको, उसमें से हमको पता चला कि अल्फा बीटा मतलब ऐसा दिया है रेसिप्रोकल आएगा 1। ठीक है, अभी हमको के फाइंड करना है, लेकिन के फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ए बी सी के जो वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर ए बी सी के वैल्यूज़ क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर है, अभी अल्फा इंटू बीटा आया है, ध्यान दो, ये अल्फा प्लस बीटा हमको यहाँ पर यूज़ करना नहीं है के फाइंड करने के लिए, यहाँ हम अल्फा इंटू बीटा का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपको पहले से पता है। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए फॉर्मूला आपका है। ठीक है, अभी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, सी कितना है, सी कितना है आपका माइनस इंटू ब्रैकेट के माइनस 2 है, डिवाइडेड बाय ए कितना है, ए आपको दिए है 6 है। ठीक, ये मैं इन शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है। तो ये 6 यहाँ पर आया, 6 हो गया, 6 यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 2 यहाँ पर आ गया, क्या हो गया देखो 2 यहाँ पर आ गया, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के हो गया, और ये 4 इज इक्वल टू माइनस के, तो के का वैल्यू कितना आया -4। तो ऐसे इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे होते हैं, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये हो गया, दो तीन टाइप की क्वेश्चन है। पहला तो ग्राफ देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एमसीक्यू में आता है। अगर कोई केस में 0 देते हैं, वेरीफाई कर, मतलब सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल, वेरीफाई दैट दीज आर द zeros or not, means alpha is equal to 3 और alpha is equal to 2 is the zero of the polynomial or not। तो वो एमसीक्यू में पूछा जाता है ऐसे बेसिकली। जो ग्राफ वगैरह होता है वो भी एमसीक्यू में आते हैं कि 3-4 ग्राफ देते हैं और बोलते हैं कि उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, तो आपको चेक करना है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है कि अभी जो मैंने दिया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही है क्वेश्चन, उसमें 100% वो मिलेगा ही आपको। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप चेक करो PYQ का, उसमें आता है, मतलब दिस इज द पॉलिनोमियल एंड दिस इज द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन। और एक नेक्स्ट टाइप उसमें से आता है कि एक जीरो उसका रेसिप्रोकल है या और कुछ कंडीशन उसमें ऐड ऑन करके देते हैं, तो आपको आना चाहिए। और दूसरा एक है जो भी आपको पता होना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों को मिस्टेक करते हैं कि अगर आपको फाइंड करने के लिए बोलते हैं कि वैल्यूज़ आपको फाइंड करने के लिए दिया जाता है, तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके लिए आपको जो फॉर्मूले है आपको पता होना चाहिए। मतलब इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है, एफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो इसलिए हमको क्या होता है कि फॉर्मूले लर्न आपका होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर, एक साइड में मैं फॉर्मूला लेके देता हूँ यहाँ पर, जो फॉर्मूले हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट आपको, आई थिंक सभी लोगों के लिए ये याद ही होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हमारा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, 2 ही फॉर्मूले हैं, इसके सिवा हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो कोई भी एक्सप्रेशन वो लोग देते हैं तो हमको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा उसमें ही लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज हम अगर ऐसा दिया है तो ऐसा सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एक्सपांशन है लास्ट ईयर आपने देखा है, तो इसका जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3-4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद ही होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला क्यूब में है, तो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब हमने क्यूबिक के जो पॉलिनोमियल देखे थे उसमें ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर होता है। तो ए फॉर्मूले जैसे कि ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पर वो नहीं चलेगा कि ए स्क्वायर माइनस 2b, ए यहाँ पर नहीं चलने वाला है, बिकॉज हमको इसी फॉर्मेट में लेके फॉर्मूले आना है। तो उसके लिए आपको ये सभी चीज़ें करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। सो ये 3 फॉर्मूले आपको रटना ही है, मतलब याद ही रखना है, अदरवाइज वो आप सॉल्व क्वेश्चंस नहीं करेंगे।
तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले हैं, मैंने दिया है, आपको पता ही होगा शायद से। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this given polynomial, the given polynomial x square minus px plus q, then find the value of फर्स्ट वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। पहला क्वेश्चन पूछे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। दूसरा मैं लेता हूँ, एक दो लेते हैं तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी ये डायरेक्टली तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला ये जो दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपेयरिंग करना है, ये लिखना है सब, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू माइनस p मिलेगा, c इज इक्वल टू q मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज हमको अल्फा प्लस बीटा का हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले। बट इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ए अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है, डायरेक्टली वैल्यू वी कैन नॉट पुट, सो व्हाट वी कैन डू, ये देखो यहाँ पर कॉमन कुछ तो है, तो कॉमन इसमें से कुछ तो ले सकते हैं। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा है, यहाँ अल्फा बीटा स्क्वायर है, मतलब दोनों का मैं अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, ये तो अल्फा, यहाँ पर है अल्फा, बीटा कॉमन लिया, अल्फा का एक अल्फा लिया, प्लस यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी लिया है बाहर, तो यहाँ पर बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करके कोई भी सम आपका हो तो आपको यही लेके आना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दैट्स इट। नाउ अल्फा इंटू बीटा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सी कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी कितना है, माइनस इंटू माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है, क्यू है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पी इंटू क्यू आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछे कि दूसरा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको कैसे करेंगे। अभी डायरेक्टली तो वैल्यू यू आर नॉट एबल टू पुट, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बीटा, और नीचे का क्या है, डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा, खत्म। ये हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी है, अल्फा प्लस कितना है, क्यू है, सिंपल। सो सिंप्लीफाई जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर आने वाला नहीं है। दूसरा दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक क्वेश्चन लास्ट लेता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको अगर कन्वर्ट, कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अल्फा का वैल्यू प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्टली हम पुट ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा फॉर्मूला यही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए है। तो इसलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ये आपको पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है। ये फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी है, पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, क्यू है, तो होगा इसका आंसर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर इक्वेशन मैंने ऐसा लिया है, तो यहाँ पर आप कोई भी इक्वेशन 2x प्लस 3 लेंगे तो आपके अलग अलग आंसर वहाँ पर आ सकते हैं। इस प्रकार से याद रखना है, बहुत सिंपल चैप्टर है पॉलिनोमियल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछते हैं ये बहुत रिपीट बार बार वही क्वेश्चंस मैंने लिया है, के वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। और लास्ट एक क्वेश्चन इसमें जनरली नहीं है, तो ये नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में शायद, तो हम देखेंगे बाद में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पॉलिनोमियल लेसन, ठीक है। आई होप दैट आपको ये 6 आउट ऑफ 6 मार्क इस चैप्टर में मिलेंगे। ये फॉर्मूलेज रटना है, बाकी इतना डिफिकल्ट इस चैप्टर में कोई भी यहाँ पर नहीं है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट लेसन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना सिंपल चैप्टर है। दोनों भी बहुत सिंपल है। देखो इसमें केस स्टडीज़ भी बन सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केस स्टडीज़ बनता है, क्वाड्रेटिक में बनता है। केस स्टडी आता है तो बहुत सिंपल है, आपको इतना मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ही दिया होता है, वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं हम। सो हमारा अभी क्या है, दूसरा जो चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर पूछे जाते हैं, वो जनरली क्या होता है कि सबका जो मेथड सॉल्व करने का वही है। पॉलिनोमियल में पूछो तो वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही है, आपके एपी में लीनियर में भी सेम ही आते हैं। तभी ये क्वाड्रेटिक का चैप्टर है वो बहुत सिंपल है, वो कैसे सॉल्व करने हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट इज मीन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एनी पॉलिनोमियल इन जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कितना होता है 2 होना चाहिए, तभी उसको हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विच हाईएस्ट डिग्री इज 2। अभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एनी पॉलिनोमियल इफ वी इक्वेट विथ 0 देन दैट पॉलिनोमियल विल बिकम एन इक्वेशन। ओके, सो कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम इक्वेट 0 से करते हैं तो आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। वो आपको पता है इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए उसको, तभी वो इक्वेशन बनता है। अदरवाइज इट इज़ नॉट ए इक्वेशन, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। लास्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने देखा वो इक्वेशन था क्या, वो इक्वेशन नहीं था, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सो एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ वी इक्वेट विद द 0, मतलब एनी पॉलिनोमियल p of x which equal to 0 then it becomes a equation. So which equation? In this case quadratic equation. It may be linear equation, it may be quadratic equation, it may be cubic equation, it may be nth order equation. So ऐसे इक्वेशन यहाँ पर बनते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो x के साथ होना चाहिए। ठीक है, नाउ पॉलिनोमियल हमारा क्या है कि जो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इसमें ए जो ए के वैल्यू है ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो पूरा काम 0 हो गया यहाँ पर, मतलब ए हमेशा इक्वेशन ही नहीं बचेगा, इसलिए a ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होता तो क्या होता, देखो अगर 0 मैंने पुट किया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होगा, तो इक्वेशन ही नहीं बचेगा वो। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज a नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में a भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरे जो वैल्यू है a b c विच इज बिलोंग्स टू r, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि दिस इज इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर कितना, हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, और ए बी सी आर नंबर में आते हैं, तो कोई भी नंबर ए बी सी की जगह आप पुट कर सकते हैं और आपको चेक करना है कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है, चेक करो या अरेंज करो। मतलब ऐसा दिया जाता है कि 5x + 3 दिया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, आपको बोलते हैं कि कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक में, तो आपको कन्वर्ट करना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड में करने के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बाकी टर्मों में वहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ वी कंपेयरिंग विथ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ए का वैल्यू कितना मिलेगा, ए इज इक्वल टू 1, एक एक्स स्क्वेयर के साथ ए 1, यहाँ पर बी एक्स के साथ यहाँ पर x है, b का वैल्यू कितना आएगा, b माइनस 5 आएगा, और c का कितना आएगा, -3 आएगा। सो वी गोट दिस वैल्यू। सो ऐसे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं कंपेयरिंग विद दैट फॉर्म। सो इट इज़ अ वेरी इजी मेथड, वी कैन डू इट वेरी वेल। So there is no need to tell anything in this method, it is very simple, we can find easily. Now इसमें से important how to solve this equation, how to solve the quadratic equation या solution of a quadratic equation। solution of quadratic equation क्या होता है हमको पता होना जरूरी है। ठीक है, हमारा ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट, जैसे कि हम अभी पॉलिनोमियल में बोलते थे कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें क्या होता है कि जो जीरोज है वो क्या करते हैं, उस इक्वेशन कोई भी ऐसी वैल्यू हम जीरो को देते हैं तो उसको हम वो जीरो कर देते हैं, तो उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। सो इक्वेशन में भी ऐसा है, इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के ऐसे वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर भी 2 वैल्यू होते हैं, इसको हम यहाँ पर रूट्स बोलेंगे, मतलब वहाँ पर हम जीरोस बोलते थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो क्वेश्चन में भी लाइक दैट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स फाइंड करना है मतलब आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो भी उसका सॉल्यूशन क्या करे उस इक्वेशन को क्या होता है सेटिस्फाई कर सके। जो दोनों भी वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी वो उसके रूट से, अदरवाइज वो नहीं है। सो सॉल्यूशन मतलब रूट्स फाइंड करने का मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास मेथड्स आपको दिए हुए हैं। तो मेथड्स कौन सा है, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने अभी मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोला, उसी को उस मेथड को ही हम बोलते हैं कि वो कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, वही एग्जाम्पल फिर से मैं लेता हूँ। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है एग्जाम्पल, फाइंड और सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा आता है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन दिया है, सॉल्व बोला है। आपको पता है देयर आर टू मेथड्स आर देयर फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड इज द फॉर्मूला मेथड। पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड दो ही मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, इतना डिफिकल्ट इस मेथड में कुछ भी नहीं है। सो सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अभी जस्ट सॉल्व किया था। अगर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज़ करते हैं, उसको ही हम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स हम निकाल रहे, तो फैक्टर्स हम निकालेंगे तो वही अभी आपका आया था x इज -3 और x इज इक्वल टू -2, इसके रूट्स है। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी हम पिछले सब में बोला था रूट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इसके हम इससे कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आपको देते तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स हमने निकाले। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमको x प्लस 3 मिला है और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। सो दिस इज द फैक्टर्स आपको मिले हैं। इन केस में इसको हम इक्वेट कट 0 को करेंगे तो इसके आपको रूट्स मिले हैं। ठीक है, फैक्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखे है ना, कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं कि या तो a इज इक्वल टू 0 हो और ये आपका b इज इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों में से एक 0 हो सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पर भी एक या है तो ऐसे ये 0 के साथ पहले हमको इक्वेट करना होता है, तभी वो उसके फैक्टर्स है। तो एनी इक्वेशन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इट इज नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड। Now next is the formula method is there, and for in that formula method it is very simple. See now फॉर्मूला मेथड फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है रूट्स फाइंड करने के लिए बाय द फॉर्मूला मेथड। क्वेश्चन में अगर पूछते हैं कि सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, देन यही यूज़ करना है। नहीं पूछते हैं तो दोनों में से आप कोई भी आपकी चॉइस से कोई भी ये सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, इतना डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। जस्ट वैल्यू पुट करने से पहले तो आपको क्या दिया है, सपोज ये इक्वेशन सेम इक्वेशन यहाँ दिया है और ये आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ हियर, वैल्यूज ऑफ ए का 1 मिलेगा, बी का मिलेगा 5, सी का मिलेगा 6। सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी हियर। ये जो वैल्यू है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, मैं अभी बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका पहले आप वैल्यू फाइंड कर ले कि कैलकुलेशन के लिए आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो बी स्क्वेयर कितना है, यहाँ पर 5 स्क्वेयर है, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है 6 है। सो 25 माइनस 6 4 जा 24, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आया है 1 आया है। तो वैल्यू ऑफ बी स्क्वेयर कितना आता है 1 आया है इन दिस केस। अभी यही इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान वे से x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी यहाँ पर कितना है 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 आया। ठीक है, इसलिए आपको क्यों करना है, इसलिए पहले निकल के ये इधर फालतू में इधर कैलकुलेशन नहीं बढ़ेंगे, इसलिए आपको पहले इसको निकालना है। 2 इंटू 1 है, यहाँ पर क्या होगा फिर -5 प्लस माइनस रूट 1 का 1 ही होता है और यहाँ का 2 का 2, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर इज इक्वल टू
अभी सेपरेट करना है, हम सेपरेट कर सकते हैं। -5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, या x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू -5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, -4/2 हो गया, और यहाँ पर x कितना हो गया, -6/2 हो गया। तो वही यहाँ पर वही आया, अभी क्या आया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 2 = 4 -2, और x इज इक्वल टू -3, दोनों भी सेम ही है। तो दोनों भी आंसर सेम, यहाँ पर भी सेम आया था, वहाँ पर भी सेम ही आया है। तो कोई भी मेथड से करो, आपके आंसर सेम ही आएंगे, जस्ट आपको चेकआउट करने की एक क्या है। ठीक है, आई होप दैट आपको दोनों मेथड अच्छी तरह से समझे। क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं देखो, जनरली जैसे मैंने पीछे लास्ट टाइम की एनालिसिस किया है पेपर, तो इन जनरल वो बोलते हैं कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि फैक्टराइज दिस, और फैक्टराइज ऐसा नहीं वर्ड आता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, कभी कभी आता है सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसा भी यहाँ पर पूछते हैं। और बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अपने मन का फाइंड करो, आप कोई भी वैल्यूज ले लो, वहाँ पर आपको दिया जाता है एनी वेरिएबल। ये यहाँ पर वेरिएबल मैंने x लिया है, वहाँ पर बोलते हैं कि राइट द इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ t s वट एवर द वेरिएबल दे आर प्रोवाइडिंग। इन दिस केस वी कैन डू इट इज़ वेरी वेल, इट्स वेरी सिंपल। आप बना सकते हैं कोई भी इक्वेशन, अगर ए बी सी की वैल्यू आपको दिया होता है तो, ठीक है। अगर नहीं भी दिया है तो भी आप बना सकते हैं, कोई भी आपके मन के, अगर वहाँ पर बोला है कि वी कैन मेक एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी कैन डू इजीली। नाउ यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट आता है कि ए बहुत बार पूछे, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, जो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड किया है b² - 4ac, इस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और कभी कभी बोलते हैं कि फाइंड, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन अभी पिछले आया था, लास्ट पेपर मैंने देखा, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट x² - 2x - 4, जो भी है मैंने ऐसे ही लिखा है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, b² - 4ac, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट, इट इज नथिंग बट द b² - 4ac। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस बार आने की भी चांसेस है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कर सकते हैं b² - 4ac। नाउ इस केस में पहले तो आपको कंपेयर करना है कि इसमें क्या लिखना है, और c इज इक्वल टू -4 है यहाँ पर। ठीक है, कंपेयर करने के बाद ही हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू, ये कितना है, -2 का स्क्वायर है, -4 × a × c, ऐसा है। -2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, माइनस प्लस हो गया, 4 4 = 16, मतलब ये कितना हो गया, 20, मतलब b² - 4ac कितना वैल्यू हो गया, 20 हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, बहुत सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर। नाउ इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अभी नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन कौन करता है, यहाँ पर जो हमने x इज इक्वल टू 2 और ये वैल्यू हमने जो निकाले हैं वो कैसे वैल्यू है, वो रियल है, इक्वल है, इनइक्वल है, ये सभी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द, इसीलिए नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला दैट इज द b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, देन क्या नेचर है, आपको वो MCQ के लिए बहुत बार पूछेंगे, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला केस होता है इफ़ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डेल्टा 0 से ज़्यादा है, मतलब इसकी कोई भी आपने रूट्स निकाले, उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड केस में अगर इफ़ आपका डेल्टा लेस देन 0 है, तो इसका रियल, इसके नॉट रियल रूट होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते, नेगेटिव रूट मतलब देयर रूट्स आर नॉट रियल। और तीसरा केस है इफ़ डेल्टा इज़ 0, अगर 0 है इसका वैल्यू, देखो हमने ये निकाला है, ये 20 है, तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही हमको पता चल गया कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, कोई भी इक्वेशन के अगर वैल्यू डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हमको पता चला कि ये उसके रूट्स जो आने वाले हैं नॉट रियल होने वाले हैं, इट इज़ नॉट रियल रूट्स। इफ डेल्टा इज 0, देन इन दिस केस व्हाट हैपन, इन दिस केस डेल्टा इज 0 इज रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे।
सो बहुत बार नेचर ऑफ रूट्स में क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी पूछते हैं कि खाली नेचर ऑफ रूट्स चेक करो, दिस इज द समथिंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चेक रूट्स ऑफ द नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन, इट इज़ रियल और अनइक्वल, आपको बोलते हैं इक्वेशन, उस हिसाब से आपको वो करना है। तो बेसिक क्वेश्चन जो एवरेज बच्चे हैं उनको ये सब बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं। और एक लास्ट इसमें से जो कंसेप्ट है यहाँ पर कौन सा है, आपको जीरोस आपको रूट्स दिया जाता है और रूट्स देने के बाद आपको बोलते हैं कि उसमें इक्वेशन को फॉर्म करो, फॉर्म एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके लिए रूट्स फाइंड करने के लिए, या जैसे कि जीरोस के लिए हमने अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एंड बीटा का यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पर भी जीरोस या यहाँ पर रूट्स फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे बोले हमने। यहाँ पर हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो इक्वेशन दोनों भी अगर देखो, दोनों में भी आपको याद रखना है सेम फॉर्मूला है, सेम कंस्ट्रक्शन है। अगर इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स दिया है, सपोज आपको यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, इफ द रूट्स आर गिवन देन फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मूला है ये पॉलिनोमियल में भी यूज़ हो सकता है, पॉलिनोमियल में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मेरा वो बताना भूल गया, पॉलिनोमियल में अगर इक्वेशन में इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लगाना है, पॉलिनोमियल में क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता है, यहाँ पर इक्वेशन दिया तो 0 है। अभी बच्चे बहुत बार पूछे, यहाँ पर फंसते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, पॉलिनोमियल में क्वेश्चन कैसे आता है, इफ द सम ऑफ द जीरोज इज 5, मतलब यहाँ पर वर्डिंग होता है सम ऑफ जीरोज इज 5, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 10। अगर ऐसा लिखा है तो बच्चे इसको ही अल्फा मानते हैं और इसको ही बीटा मानते हैं, ये गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं ऐसा कंसिडर करना नहीं है। इन्होंने बोला है सम ऑफ द जीरोज इज 5, मतलब उन्होंने ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा बीटा ऐसा 10 दिया है। आपको ऐसा मेंशन प्रॉपर किया नहीं कि ये अल्फा का इतना वैल्यू है, अगर अल्फा इज इक्वल टू ऐसा दिया वैसा दिया तो भी आप डायरेक्टली वो सम वगैरह कर सकते हैं। सम ऑफ द जीरोज ऐसा वर्ड किया तो आपको ऐसा इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस में अगर अल्फा प्लस बीटा 5 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा इक्वेशन इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू अगर इक्वेशन में तो 0 है, ठीक है। ये हो गया इसके ये चैप्टर हमारा यहाँ पर सॉरी हाँ एप्लीकेशंस। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार एप्लीकेशंस आते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है रियल लाइफ एग्जाम्पल आते हैं, जनरली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बोर्ड का आता है एग्जाम्पल। इसके ऊपर आपको कैसे करना है मैंने आपको एक बताया था, ठीक है। एल्गोरिदम आपको याद रखना है। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम उसमें क्या है कि रीड करना आपको आना चाहिए क्वेश्चन। रीडिंग पहला स्टेप है, रीड प्रॉपरली, लास्ट टाइम भी बताया था, रीडिंग प्रॉपरली या रीडिंग बिटवीन द लाइंस। एक एक वर्ड को तोड़ फोड़ के रखना है आपको, प्रॉपर तोड़ना है, प्रॉपर इसको एनालाइज करना है क्वेश्चन को। उसके बाद सेकेंड क्या पूछा है, व्हाट टू फाइंड, ये आपको पता होना चाहिए, क्या पूछा है उन्होंने वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक थिंग्स जैसे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टाइम का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये एसटीडी फॉर्मूला आपको पता है होना चाहिए। अगर ट्रेन का एग्जांपल है या कोई कार का एग्जांपल है, मतलब स्पीड में जो कोई भी व्हीकल आ रहे जा रहे, ट्रेन है, रेलवे है, जो भी है, तो आपको पता चलना। बोट है, बोट मतलब अपस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम आ रहा है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। बेसिकली प्रॉफिट लॉस क्या अगर होता है, वर्क टाइम में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। व्हाट टू फाइंड, तीसरा आपको पता चला कि व्हाट टू फाइंड, देन रीड द क्वेश्चन एंड फर्स्ट एक सब कंडीशंस दिया होता है तो उसमें कंडीशन पढ़ो या वेरिएबल डिसाइड करो। क्वाड्रेटिक में है तो इसमें एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन क्वांटिटी 2 पूछा जाएगा, 2 वैल्यूज़ आपके एक ही इसको मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसके आपको इक्वेशन मिलेगा। सेकंड कंडीशन तोड़ के देखना है कि सेकंड इक्वेशन में क्या है। यहाँ पर वेरिएबल, तीसरी केस होता है कि वेरिएबल आपको डिनोट करना है,
लेट द, कभी कभी सपोज पूछे फाइंड द रिवर करंट ऑफ द वाटर। रिवर करंट आपको जो नदी का है उसको वाटर करंट रिवर का पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पूछा क्या है। तो उसको लेट द वाटर करंट ऑफ द रिवर बी एक्स, तो जो पूछा है उसके हिसाब से आपको आगे चलना है। और लास्ट में आपको सॉल्यूशन तक रीच जाना है, जिसका इक्वेशन यहाँ पर बनता है वो आगे सॉल्यूशन तक हमका 100% आगे जा सकता है। हर एक लीनियर का हो या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो, आपको यही मेथड आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको यह करना है, ये फॉलो करना है और रीड प्रॉपर करना है, वर्ड को ब्रेक डाउन करना है। टाइम जाएगा तो 2-3 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीड प्रॉपरली। वर्ड प्रॉब्लम 100% सेक्शन डी में आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। Understood? That is the question. Now, so 2 chapters are over, polynomial and quadratic equation. Now we are going to start with the last chapter, that is the arithmetic progression. What is the arithmetic progression right now? ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इजी है इसलिए तैयारी करते नहीं है। अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको वो याद रखना है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है और क्या है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल है, मतलब दैट इज द वन सीक्वेंस इज गिवन दैट, सपोज दैट ए सीक्वेंस आपका है, ये हमारा चैप्टर है तीसरा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या होता है? जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस, बट सीक्वेंस में क्या होता है कि आपको वी आर गेटिंग द नेक्स्ट टर्म टू एडिंग द फिक्स्ड टर्म इनटू द प्रीसीडिंग टर्म, देन दैट इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इन जनरल जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 6 मैंने यहाँ पर इवन नंबर लिखे हैं, ठीक है, अप टू डॉट डॉट डॉट। इज इट अ एपी और नॉट? ओके, एपी का मतलब मैंने बताया कि सेकेंड टर्म में आपको कुछ तो वी गेट द नेक्स्ट टर्म और सक्सीडिंग टर्म टू एडिंग द फिक्स्ड टर्म इनटू द प्रीसीडिंग टर्म, देन इट इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब दैट फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड टर्म, हमको बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस है जो हम ऐड करते हैं। यहाँ पर याद करो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ +2 ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +2 ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ, मीन्स इट फॉलोज सम पैटर्न। ओके, इट मे बी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो ऑल्सो, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं, तो याद रखना है। अभी ये जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर टर्म्स होते हैं, इसको हम यहाँ पर T1, T2, T3 या A1, A2, A3 यहाँ पर बोलते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, A2, A3, A4 लाइक दिस, AN अप टू यहाँ पर एंड क्या होगा, AN होगा। तो फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर एमसीक्यू पूछना है या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलेंगे, चेक द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। अगर ऐसा पूछा है उन्होंने तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ए को A1 भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। सो आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, एपी चेक करने के लिए, अगर कोई भी सीक्वेंस जो एपी में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि कोई भी टर्म एपी में है या नहीं है, इसके लिए आपको उसका कॉमन डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, D इज इससे सक्सीडिंग से मतलब A2 माइनस क्या करना है, A1 करना है। ठीक है, और आप कर सकते हैं कि और 2-4 हमको बहुत सारे टर्म का आप चेक करेंगे, जनरली 2-3 टर्म का करेंगे तो आपको आगे आंसर मिलने वाला है। A2 माइनस A1 किया, यहाँ पर A3 माइनस A2 कर सकते हैं, या A4 माइनस A3 करेंगे तो आपको एक कॉमन डिफरेंस आपको जनरली मिलेगा। अगर 2-3 का चेक किया और आपको समझ में आया कि दिस इज द कॉमन टर्म, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ आपका क्या है, फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो 2, वट एवर द इज गिवन दैट वी कैन से दैट। इस प्रकार से ये डेफिनेशन और सम एग्जांपल से इसके फाइंड करने के लिए। अभी इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा है कोई भी सीक्वेंस देते हैं। देखो अभी एक मैंने ऑड नंबर दिया और मैंने बोला कि अप टू 100 मैंने लिखा, ये तो एंड किया मैंने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ओके, फाइनाइट एपी भी होता है, इनफाइनाइट एपी भी होता है।
फाइनाइट में an होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है an, मतलब यहाँ पर सीरीज क्या हो रही है, एंड हो रही है। इनफाइनाइट में नहीं एंड हो रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो एंड नहीं होगा, तो इट इज कॉल्ड एज द इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज द नेचुरल नंबर्स इज सीरीज। आपको 1+1 करेंगे 2 मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंस 1 मिलता है। इस प्रकार से वो इनफाइनाइट है। यहाँ पर मैंने बोला है दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज एन AP विथ द इवन नंबर अप टू 100, तो ये आपका है। तो कभी कभी क्वेश्चन या ऐसे सीक्वेंस बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें फॉर्म होते हैं, आपको आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि इसको फाइंड क्या क्या करना है। अगर मेरे को इसमें से अगर कोई भी सीक्वेंस में से कोई भी बीच का टर्म फाइंड करना है, मिडल टर्म फाइंड करना है, या 15 टर्म फाइंड करना है, कौन सा भी टर्म आपको बोलते हैं फाइंड, nth टर्म आपको फाइंड करते हैं, तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस या nth टर्म इन एन AP, अगर कोई भी nth टर्म फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, ए सीरीज है 100 तक, इन्होंने पूछा फाइंड द 78 द टर्म, तो आपको पता है कि अभी ये पता चलेगा कि 78 कौन सा है, वी डोंट नो कौन सा 78 है क्या है। तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं कि कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है। कोई भी सीक्वेंस दिया हो, कोई भी AP दिया हो, वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द, that is the any term in the sequence, that is the formula is given that an is equal to a plus n minus 1 d। so an मतलब आपका क्या है, लास्ट टर्म में सीक्वेंस का, अगर नहीं दिया है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर कभी कभी सपोज ऐसे बोले कि 17 टर्म फाइंड करो, तो यहाँ पर n कितना हो गया, 17 हो गया। कभी कभी बोलते हैं कि 17 टर्म फाइंड करने के लिए 17 टर्म दिया है, इफ 15 term is something, 17 term is something, then find the a and common difference। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, अभी दूसरा जो इसमें दो ही फॉर्मूले इस चैप्टर में। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बोलता हूँ 2 से लेकर 100 तक इवन नंबर, इसका कितना आता है, सम कितना आता है, सम ऑफ द nth टर्म्स। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ द nth टर्म्स, nth टर्म का सम कितना होगा। nth मतलब nth क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर nth यूज़ किया है। फाइनाइट के लिए आपको कोई भी नंबर देंगे तो बोलेंगे सर। और मैंने बोला है कि 2 से लेकर 100 तक इवन नंबर का कितना एडिशन हो सकता है, सम कितना टोटल हो सकता है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना जरूरी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज d। तो यहाँ पर ये जो होता है ऐसा फॉर्मूला है, ये यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिलेगा, डायरेक्टली आपको सम मिलेगा, जितने भी नंबर यहाँ पर ऑड नंबर का सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट फॉर्मूला कोई भी सम, बहुत बार बच्चे फंसते हैं, सम वर्ड जहाँ पर यूज़ होता है वही आपको Sn यूज़ करना है, अदरवाइज Sn यूज़ करना नहीं है। फाइंड द सम ऑफ दी, ऐसा वर्ड आया तो Sn का यूज़ करना है, अदरवाइज nth टर्म है। कभी कभी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो इस केस में आपको Tn का यूज़ करना है फॉर्मूला, या an का, सॉरी an इज इक्वल टू n प्लस आपका a प्लस n माइनस 1d है। कभी कभी कॉमन डिफरेंस वगैरह देते नहीं है, इक्वेशन हम बनाते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में a और d आपको निकलता है। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखा है, तो कभी कभी होता है कि दिस इज द फर्स्ट 15 टर्म, the 15 term is 17, 18 term is something, then find the a and d and find the also the Sn। in that case also आपको वो ऐसे करना होता है। क्लियर, सो ये आपका Sn का फॉर्मूला है। अभी देखो इस केस में क्या हुआ है, अगर आपको कोई भी सम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या है Sn का, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता है, जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म an है, तो उस केस में डायरेक्टली भी हम ए बिना विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, n/2। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है तो दूसरा फॉर्मूला है आपका a प्लस an। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली आपको ए भी आंसर यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस वी कैन यूज, देयर आर 3 ओनली फॉर्मूलाज फॉर दैट। नाउ व्हाट आर द हाउ द क्वेश्चंस आर फॉर्मिंग, अलग इसमें अलग वे में ट्रेंडिंग अभी क्या चल रहा है कि 4 टर्म्स सीक्वेंस में देते हैं, मतलब दीज आर द 4 टर्म्स इन द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि फाइंड द 4 टर्म्स ऑफ एन AP सच दैट द सम दिया है
sum of the terms, sum of the first and last term, or sum of the first and third term, or sum of product of the first and last term is something. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइंड द 4 consecutive terms in an AP. तो क्या, और उन्होंने बोला है कि पहले टर्म का, तो कभी कभी क्या होता है, देखो टर्म देते हैं इन जनरल टर्म्स हमारे क्या है, जनरल टर्म्स आपके हैं a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपके जनरल टर्म्स इन सीक्वेंस है. अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको करना है, अगर नहीं दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपके इन जनरल टर्म्स है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज दिया है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के ए आपको दिया है 27 है. ठीक है, ए पहला इक्वेशन हो गया. और उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ इज समथिंग, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस 4 consecutive टर्म्स. आपको इसके वैल्यूज फाइंड करने हैं या सीक्वेंस में लिखना है. तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये 2 इक्वेशन आपको फाइंड करने हैं. जैसे कि यहाँ पर डी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 27 आ गए, तो a इज इक्वल टू 27 बाय आपका 2 मिलता है. तो a का वैल्यू इस केस में मिल गए. अभी प्रोडक्ट ऑफ द इसमें है तो प्रोडक्ट का करेंगे तो d का भी मिलेगा आपको, तो a और d मिलेगा, तो इसमें पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आपको मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस में. ठीक है, तो बहुत सारे इसके जो ए इस केस में हो गया, इतना बेसिक फॉर्मूला, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. उसके बाद जो लास्ट एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब एप्लीकेशन में क्या है, तो फर्स्ट डे में मेरे को इतना सैलरी मिला, सेकेंड डे में इतना मिला, तो मेरा 1 साल में कितना होगा, या मैंने फर्स्ट डे में इतना सेविंग किया, सेकेंड डे में इतना सेव किया, तो मेरा सम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कितना होगा. तो उसमें कॉमन डिफरेंस वगैरह चेक करना है. जनरली एपी के ऊपर केस स्टडीज़ आएंगे, तो केस स्टडीज़ बहुत लोग प्रॉपरली रीड ही नहीं करते. जो पैसेज दिया हुआ होता है वो पैसेज पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, उसमें दिया क्या है. ये इसमें लास्ट टाइम बहुत लोग, मैंने जो चेक किया था तो उसमें बहुत सारे लोग फंसे थे. इसलिए आपको केस स्टडीज़ में फंसना नहीं है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस स्टडीज़ ज़्यादा बनते हैं. ठीक है, तो आई होप दैट वी अंडरस्टूड ऑल दैट थिंग्स वॉट एवर वी डिस्कस्ड टुडेज लेक्चर. आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग प्रॉपरली. आपको अच्छी तरह से प्रॉपरली पढ़ाई करना है. छुट्टी है, ऐसा नहीं कि छुट्टी है का मतलब उसको एंजॉय करो. प्रॉपरली टाइम इन्वेस्टमेंट उसका होना चाहिए और रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसको आपको मिलने वाला है. ओके, सो स्टडी करते रहो. इसके बाद के जो बाकी चैप्टर्स है वो मैं आगे कल से हर एक दिन डेली इसके वीडियोज़ में आपके लिए लेके आ रहा हूँ. ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग.